Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to our channel Physics with BKS. I am Dr. Babar, third year MBBS student. So in this video we are going to solve SKN GT नंबर 6। ये ग्रांड टेस्ट जो है 6th है जो हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें इसके साथ सॉल्यूशंस भी अटैच्ड हैं, तो मैं क्या करूँगा कि आपको थोड़ा सा वे बता दूंगा, बाकी जो है आप खुद से कर लेना, ठीक है। और सिस्टमेटिकली जिस तरह से मैं एक एक चीज़ करवाता जाता हूँ वो मतलब मैं आपको नॉर्मली वे बता दूंगा, क्योंकि इसके साथ सॉल्यूशंस ऑलरेडी अटैच्ड हैं, ठीक है। फार्मूला, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन जो है आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, या क्वेश्चन जो है आप बुक से किस तरह से उसकी कॉन्सेप्ट ले सकते हो, वो मैं सारी चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 2 मिनट्स इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड ऑन इट्स एंड। अब देखो क्वेश्चन में आपको कौन सी चीज़ मिली है और कौन सी चीज़ पूछी गई है। हमेशा स्पॉट किया करो क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। आपसे चार्ज पूछी गई है, यानी कि क्यू यू हैव टू फाइंड। अब देखो यहाँ पर क्या गिवन है, 2 मिनट्स टाइम गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, वोल्टेज गिवन है, यानी कि आपको वोल्टेज भी गिवन है। कितने वोल्टेज आपके पास, 20 वोल्ट। और उसके बाद जो है पोटेंट रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस है आपके पास 10 ओम। रेजिस्टेंस कितनी है, 10 ओम। और वोल्टेज कितना है, वोल्टेज कितना है, 20। अब चार्ज के पास आप चार्ज का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। ये फॉर्मूला होता है चार्ज के लिए। अब करंट जो है आपको गिवन नहीं है, तो आप जो है V इज इक्वल्स टू आई आर, ये वाला रिलेशन आपको पता है, तो इसके हिसाब से I इज इक्वल्स टू वी अपान आर, वी अपान आर इंटू टी। अब वोल्टेज आपको गिवन है, वोल्टेज कितने हैं, 20। रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस है 10। और टाइम कितना है, 2 मिनट्स, 2 मिनट्स और 60 सेकेंड्स। यहाँ पर देखो ये सॉल्यूशन लिख गिवन है, आई इज इक्वल टू वी अपान आर, क्यू अपान टी, और ये फॉर्मूला आया वी अपान आर इंटू टी। अब 20 ये वोल्टेज का, 10 जो है रेजिस्टेंस का, और 2 जो है मिनट्स टाइम का। और मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 240 कूलम आपका आंसर आएगा, दैट इज फॉर दी चार्ज। अब स्लोप जो है वी आई का क्या बताता है, अब स्लोप आपको किस तरह से फाइंड करते हो, जो चीज़ पहले लिखी हुई है वो यहाँ पर लिखो वी, और यहाँ पर ये आई। अगर मुझे स्लोप निकालना होगा तो मैं इसका क्या निकालूंगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है, यहाँ पर अगर बनाएंगे इसको तो ये एंगल, तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, वोल्टेज अपान ये करंट आई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब आपको पता है कि V अपन आई किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। और अगर यहाँ पर आप देखो R इज इक्वल्स टू, तो ये किसके इक्वल आएगा, V अपन आई, यानी कि इसका जो स्लोप है वो किसके इक्वल आएगा, इसका स्लोप आएगा रेजिस्टेंस के इक्वल। तो ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, और जो है जहाँ पर मुझे लगेगा कि ये आप खुद से सॉल्व कर लो तो आप जो है मैं आपको बोल दूंगा। अच्छा, ये तीसरा क्वेश्चन है आपके पास। ये टेस्ट जो है कंपैरेटिवली इजी है, पिछली वाली जो टेस्ट थी ना वो तो काफ़ी मुश्किल थी, मुझे बनाने में ही कुछ अच्छा खासा टाइम लग गया था। और मैंने GT5 जो बनाई थी उसकी कंप्लीट वीडियो मैंने रिकॉर्ड करती थी, उसके बाद जो है मेरा माइक डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी भी चेक कर लूँ, हाँ अभी ऑन है। तो माइक डिस्कनेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से जो है ना पूरी वीडियो वेस्ट हो गई, दोबारा से बनानी पड़ी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 73 का डायग्राम शोज द करंट आई, वोल्टेज V ग्राफ फॉर अ लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर वेयर कैन ओम्स लॉ बी अप्लाइड टू द वायर। अब यहाँ पर आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि ये आपको ग्राफ है करंट और वोल्टेज का गिवन है, और यहाँ पर आप जो है ओम्स लॉ कौन से पार्ट पर लगा सकते हो। ये सिर्फ वाई पर लगा सकते हो, जेड पर लगा सकते हो, या एक्स से वाई की तरफ लगा सकते हो, और वाई से जेड से एक्स और जेड के दरमियान, यानी कि पूरी जो है लाइन पर लगा सकते हो। तो ओम लॉ की जो अगर आप स्टैंडर्ड या आइडियल कंडीशन देखो तो उसमें आपको जो ग्राफ में चीज़ मिलेगी वो मिलेगी स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर ये देखो एक्स से लेकर वाई तक ये जो है ना, ये यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, बाकी जो है कहीं पर भी ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। यहाँ पर देखो कर्व है, और पूरा अगर उठाओगे तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, आगे जो है वो मतलब कर्व है, तो पॉसिबल नहीं होगा। तो ओम्स लॉ जो है आइडियल केसेस के लिए या ओमिक मटेरियल्स के लिए
आपको जो ग्राफ देता है वो ग्राफ में स्ट्रेट लाइन देता है। और नॉन ओमिक मटेरियल्स के या तो इस तरह से बनता है या तो इस तरह से बनता है, और आइडियल केसेस में ये स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से किसके लिए बनेगा और इस तरह से किसके लिए बनेगा ग्राफ। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, सी। और इसकी एक्सप्लेनेशन भी गिवन है कि आई वी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ये जो है सिर्फ और सिर्फ ओबे होता है एक्स से वाई की तरफ। IV characteristic of copper wire of length L and area of cross section A is shown in the figure। अब IV जो है कॉपर वायर का, ये आपको पता है स्लोप ऑफ द कर्व बिकम्स। अच्छा, अब यहाँ से आपको स्लोप पूछा गया है। स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पर I और V, पहले क्या था, V और I का स्लोप था, V और I का स्लोप था रेजिस्टेंस। तो I और V का जो स्लोप होगा वो होगा कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस के ऑपोजिट होती है। तो रेजिस्टेंस का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। फिलहाल के लिए ये लिख लें, उसके बाद देखेंगे ये पूछ क्या रहा है। अब यहाँ पर अगर पूछ रहा है कि मोर इफ द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड एट दी, यानी कि स्लोप, अगर स्लोप क्या होगा, ज़्यादा होगा अगर हायर टेम्परेचर होगा, तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो कंडक्टेंस कम होगी, यानी कि इसका जो स्लोप है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इसका स्लोप आपको रेजिस्टेंस नहीं कंडक्टेंस दे रहा है, तो कंडक्टेंस कम होगी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। मोर इफ वायर ऑफ स्टील ऑफ सेम डायमेंशन इज यूज्ड, अगर स्टील की वायर हम यूज़ करें तो सेम होगा, ज़्यादा होगा, और उसकी जो है हम डायमेंशन सेम रखें, तो डायमेंशन अगर सेम रखेंगे ना तो मटेरियल चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। मोर इफ द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज, अगर लेंथ को बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस डिक्रीज करेगी, इंक्रीज नहीं करेगी। लेस इफ द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज, तो कंडक्टेंस कम होगी अगर लेंथ को बढ़ाएंगे। तो देखो, अगर लेंथ को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो आपकी जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज करेगी। तो ये जो है ऑप्शन वो करेक्ट है कि लेस, यानी कि इसका स्लोप क्या होगा, कम होगा अगर हम लेंथ को बढ़ाएं। लेंथ को बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कंडक्टेंस की वैल्यू होगी डिक्रीज, और कंडक्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी तो ये स्लोप जो है आपको कम मिलेगा। ठीक है, अच्छा नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन भी अटैच्ड है। गिवन कर्व आई एंड वी इंटरचेंज, सो स्लोप कर्व आई इज टू सो विद द इंक्रीज, ये पता नहीं, मतलब कुछ अपने हिसाब से इसने बताया है आपको, वो आप समझ लो खुद से। Ohm's law is true for metallic conductors at low temperature. With the rise of temperature, resistance of conductor increase. So graph between V and I is non-linear. यही चीज़ मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई कि ये जो ओमिक लॉ है या ओम्स लॉ है, ये सिर्फ और सिर्फ मेटालिक कंडक्टर्स के लिए, या ओमिक मटेरियल्स इनको बोलते हैं हम, ओमिक मटेरियल्स इनके लिए वैलिड होता है, और जो है लो टेम्परेचर जो है इनके लिए कंडीशन ये रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद 62.5 into 10 to the power 18 electrons per second are flowing through a wire of cross sectional area 0.1 meter square. The value of current flowing, अब देखो करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट का फॉर्मूला है, अच्छा यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है, सवाल खत्म हो गया। ठीक है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, अब Q जो है यहाँ पर आपको नंबर ऑफ चार्जेस गिवन है, नंबर ऑफ चार्जेस गिवन है n अपॉन एन ई अपॉन टी। अच्छा इसमें एक और चीज़ है, इसमें अच्छा पर सेकेंड टाइम गिवन है आपको, पर सेकेंड, यानी कि ये आपको सिंपली एन ई लगाना है यहाँ पर, और एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 62.5, तो ये यहाँ पर रखना है, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितनी होती है 1.6 × 10⁻18, 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन जो है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये 62.5 ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो ई है ये इसकी चार्ज, और पर सेकंड ये आपको मिल जाएगा 10 एम्पियर। रेजिस्टेंस ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब इज़ नॉन ओमिक, क्योंकि ये जो है डिस्चार्ज ट्यूब में आपके पास गैसेस होती हैं, और दिस इज़ बिकॉज सेकेंडरी आयोनाइजेशन ऑफ, दिस इज़ बिकॉज
ऑफ सेकेंडरी आयोनाइजेशन विच इज़ पॉसिबल इन द गैस फील्ड इन द ट्यूब। अब जो है नॉन ओमिक मटेरियल्स में सिंपली अगर मैं आपको बता दूं कि गैसेस होती हैं, ठीक है, ओमिक मटेरियल्स या मेटालिक कंडक्टर्स नहीं होते। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ लैम्प मार्क्ड एज 50 वाट एंड 250 वोल्ट। अब करंट पूछ रहा है आपसे कि अगर एक आपके पास लैम्प है जिस पर 50 वाट और 250 वोल्ट लिखा हुआ है, तो आपके पास करंट का फॉर्मूला क्या था? अच्छा, वाट किसके लिए यूनिट होता है? ये है आपका पावर के लिए, पावर। और पावर जो है, और यहाँ पर ये क्या है? ये वोल्टेज। तो पावर का फॉर्मूला आपके पास एक ही है, आई वी, पी इज इक्वल्स टू आई वी, ठीक है। ये जो है पावर के लिए है। तो इसमें आपको अगर करंट की वैल्यू निकालनी हो तो आई इज इक्वल्स टू पावर, पावर कितना है 50, और ये नीचे कितना है 250। तो ये 0 से 0 मर गया, ये बन गया 1/5। तो ये 1/5 का क्या होगा? 0.2। सो दिस इज द आंसर। A certain wire has resistance R. The resistance of another wire is identical with the first except having a twice its diameter. यानी कि एक जो है आपके पास वायर है जिसकी रेजिस्टेंस R है, दूसरी वायर है उसकी रेजिस्टेंस भी R है। The resistance of another wire identical with the first except having, यानी कि रेजिस्टेंस दूसरे की बतानी है जो कि पहले वाली की तरह ही है, लेकिन उसका जो है फ़र्क क्या है कि डायमीटर जो है डबल है। तो डायमीटर के डबल होने की वजह से क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस किसके साथ प्रोपोर्शनल होती है? L/A। और एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? वायर की एरिया का पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर, आर यानी कि ये रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है। तो यहाँ पर अगर मैं रखूँ डी स्क्वायर, तो अगर इसको ट्वाइस कर देंगे 2, तो 2/2, और ये स्क्वायर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। डायमीटर ट्वाइस इट्स डायमीटर। तो यहाँ पर इसके नीचे ये सॉल्यूशन भी अटैच्ड होगा। रेजिस्टेंस एरिया के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और रेडियस के स्क्वायर के साथ भी, डायमीटर के स्क्वायर के साथ भी, ठीक है। और डी इज द डायमीटर। तो अगर इसको आप क्या करोगे? अगर इसको आप डबल करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। या इसको जो है इस तरह से करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। अगर इसको आप 2 टाइम्स कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1/, ओरिजिनल क्या था? डी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 4, और ये 1/4 कितना होगा? 0.25। तो ये आपका आंसर आ गया 0.25। एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, कोई मसले वाली बात नहीं है इतनी, ठीक, सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। द पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज फॉर कॉपर। अब ये बुक की लाइन है, ठीक है। फॉर मेटालिक कंडक्टर्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव। The fact that conductance of some metal rise to infinity at some temperature below a few Kelvin is called। अब ये सुपर कंडक्टिविटी, ये डायरेक्टली बुक लाइन है, ठीक है। It is easier to start a car engine on a hot day than a cold day. This is because the internal resistance of car battery decreases with rise in temperature। अच्छा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है ये टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जो स्पेशली बैटरी की होती है वो कम होगी। अगर किसी को इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह का इतना नहीं पता तो मैंने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लेक्चर में ये जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और उसके बाद जो है ये प्रोपोर्शनलिटी वगैरह भी बताई है, तो जिसको देखना हो वो वहाँ से देख ले। A wire of resistance R is uniformly compressed along the length until its radius becomes n times the original radius. Now the resistance of wire। अब रेजिस्टेंस ऑफ दी वायर बताओ। अब देखो, अगर कंप्रेशन का केस आए तो उसमें जो है क्या होता है? अगर कंप्रेस का केस आए तो R/n स्क्वायर टाइम्स जो है, यानी कि रेडियस को जो है n स्क्वायर टाइम्स आप डिवाइड कर लेते हो। अब इस स्टेटमेंट को मैं दोबारा पढ़ता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। लेंथ ऑफ वायर R इज यूनिफॉर्मली कंप्रेस्ड along length until its radius becomes n times the original radius। अब जब कंप्रेशन की बात आए ना, तो रेडियस जो है R/n स्क्वायर टाइम्स जो है डिक्रीज कर जाती है रेजिस्टेंस। और अगर स्ट्रेचिंग की बात आए तो n टाइम्स, अगर बोले कि स्ट्रेच किया है तो n स्क्वायर टाइम्स r हो जाती है रेजिस्टेंस। तो ये दोनों फार्मूला याद कर लो। यहाँ पर R/n स्क्वायर, n पावर सॉरी R/n स्क्वायर नहीं बल्कि
ओरिजिनल रेडियस n पावर 4 r अपॉन n पावर 4। ये मुझे चीज़ आपको एक्सप्लेन करने दो, वरना आपको यहाँ से समझ नहीं आएगा डायरेक्ट। रेजिस्टेंस मैंने बताया कि किसके साथ प्रोपोर्शनल है, लेंथ के साथ, और दूसरा किसके साथ प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली एरिया के साथ। अगर यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि हम ओरिजिनल रेडियस के n टाइम्स इंक्रीज करते हैं, तो अगर हम बात करें एरिया की, एरिया किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर की, पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप एक चीज़ याद कर लो, हमेशा जो टोटल वॉल्यूम होगा ना, वो वॉल्यूम ओवरऑल कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम क्या होगा, ओवरऑल कांस्टेंट रहेगा। तो एरिया इंटू लेंथ अगर मैं करूं, तो अगर एरिया को मैं बढ़ाऊंगा तो लेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर पाई आर स्क्वायर है रेडियस, रेडियस को हमने n टाइम्स इंक्रीज किया, तो ये आपके पास पाई है, और ये n, और ये r, और ये इसका स्क्वायर, तो ये z n स्क्वायर r स्क्वायर बन जाएगा, z n स्क्वायर r स्क्वायर। अच्छा, अगर हमें इसका वैल्यू कांस्टेंट रखना है, कितना, जो पहले था, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू एल, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये जो है हमें कांस्टेंट रखना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेंथ को कितने टाइम्स डिक्रीज करना पड़ेगा, एन स्क्वायर टाइम्स, एन स्क्वायर टाइम्स मुझे लेंथ को डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ इसकी जो है प्रोडक्ट कांस्टेंट रखनी है। तो एरिया अगर हमने बढ़ाया है तो लेंथ क्या होगी, कम होगी, तभी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर एन स्क्वायर टाइम्स लेंथ डिक्रीज होगी। अब इसी जो है चीज़ को माइंड में रखो, और ये जो है फॉर्मूला पुट करो कि लेंथ जो है एन स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो गई, एरिया जो है एन स्क्वायर टाइम्स, या रेडियस जो है एन स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हुआ, और यहाँ पर ये आर स्क्वायर, तो ये एन स्क्वायर क्या हो गया, ये आपका हो गया रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन आर स्क्वायर, और ये एन पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्रेशन के केस में क्या होगा, एन पावर 4, थोड़ी देर पहले मैंने स्क्वायर बोल दिया और लिख भी स्क्वायर ही दिया, ये एन पावर 4 होगा कंप्रेशन के केस में। और अगर एन टाइम्स बोले तो, और अगर अपना स्ट्रेच बोले तो इन पावर 4 आर। कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया, शॉर्ट भी मैंने बता दिया। आपको कॉन्सेप्चुअली करना हो आपकी मर्जी, वे से करना हो तो आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। बताने में थोड़ा सा अपना जो है हो जाता है, लेकिन मेन चीज़ जो है वे अगर आपको पता हो तो आपको गलती नहीं होनी चाहिए। अब क्या है यहाँ पर, द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन वायर ऑफ आयरन इज आर इफ लेंथ एंड रेडियस आर बोथ आर डबल्ड, देन दी रेजिस्टेंस विल बी हाफ्ड। अब ये तो सिंपल है, लेंथ को हाफ करें, इसको ये करें, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह से होगा। दी फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड आर एट द सेम टेम्परेचर। अब सेम मटेरियल की बनी हुई है, यानी कि इनकी रो सेम होगी, और टेम्परेचर सेम है, यानी कि जो है इनकी रेजिस्टिविटी वगैरह वो चेंज नहीं होगी। हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस बताओ कि किसकी होगी, तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा और एरिया सबसे कम, उसकी रेजिस्टेंस हाई होगी। अब देखो, लेंथ सबसे ज़्यादा, तो अगर इस हिसाब से देखा जाए, हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पूछी गई, और हाई रेजिस्टेंस एल अपॉन आर स्क्वायर शुड बी मैक्सिमम। तो लेंथ के लिए यहाँ पर मैं ऊपर रखूँगा 50, और यूनिट आपकी मर्जी है, आप कन्वर्ट करो या ना करो, क्योंकि सबके यूनिट सेम है तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप वैल्यू जो है निकालो, 50 अपान अगर 0.5 में करूँ तो ये 0.5 ख़त्म होगा, यहाँ पर ये आएगा ओवरऑल 100 सेंटीमीटर पर mm, और दूसरे के लिए अगर आप करो तो ये आएगा 100 पर mm, 100 सेंटीमीटर पर mm। इसको यहाँ पर हमने गलती तो नहीं की, 50 सेंटीमीटर अपॉन, हाँ नीचे डायमीटर लिखा हुआ है ना, ये देखो यहाँ पर, ये आप रखोगे 50 और नीचे 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 0.5 का स्क्वायर होगा 0.25। अब ये यहाँ से ख़त्म होगा, 2 जीरो आएंगी, तो इसका जो है मैक्सिमम वैल्यू किसका आएगा, इस फर्स्ट वाले का आएगा। देखो मुझसे भी यहाँ पर गलती हो रही थी, क्योंकि रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है, एल अपान आर स्क्वायर के, आर स्क्वायर यानी कि एरिया, एरिया का क्या है वैल्यू, पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी के अंदर हम कंसिडर नहीं करते। अब जिनको ये चीज़ें तेज़ लग रही हैं या फास्ट लग रही हैं काफ़ी जो है,
तो वो अपने जो है कॉन्सेप्ट्स अच्छे करें, और मेरी जो है वन शॉट वीडियोस वो आप देख लें। वन शॉट वीडियोस तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की नहीं है, लेकिन एंट्री की जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से होंगी। उसमें मैंने पूरी डिटेल्ड जो है वीडियो समझाई हुई है, उसमें से आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे खासे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप हेल्प ले लो। At what temperature will the resistance of copper wire become 3 times its value at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये सिंपल फार्मूला है, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब ये इसी फार्मूला पर होगा, तो यहाँ से जो है आप इसको सॉल्व कर लें। The resistance of 5 centimeter wire, long wire is 10 ohm. It is uniformly stretched so that it becomes 20 centimeter. The resistance, अब देखो 5 सेंटीमीटर थी इसकी जो है लेंथ, इसको कितने टाइम्स हमने स्ट्रेच किया है कि जो है ये बन गई है अपना 20 बन गई है। कितने टाइम्स स्ट्रेच किया हमने, 2 टाइम करेंगे तो कितनी होगी 10, 4 टाइम करेंगे तो ये कितनी होगी 20। तो पहले जो इसकी अगर रेजिस्टेंस कितनी है 10 ओम, तो बाद में कितनी हो जाएगी 16 टाइम्स, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, अगर स्ट्रेच करेंगे हम n टाइम्स तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी n पावर 4 r। अब n पावर 4 कितने टाइम्स इसको हमने स्ट्रेच किया है 4 टाइम्स, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 16। और रेजिस्टेंस पहले कितनी है, पहले रेजिस्टेंस आपकी 10, तो ये आपका आंसर आएगा 160। ठीक है, इजी क्वेश्चन हैं, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है। यहाँ पर ही इसने एक्सप्लेन भी किया है कंपेरेटिव मेथड्स के थ्रू। Two wires that are made up of different materials, those specific resistance 2, 3, length 3, 4। अब ये भी जो है ना सिंपल इस कंपेरेटिव मेथड से आप कर लोगे। आर, अच्छा कंपेयर किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बता दूं। अगर मैं लिखूं R2 अपान R1, ठीक है, तो इसको मैं किस तरह से लिखूंगा, रो एल एल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऊपर जो है 2 रखूंगा और नीचे L1 रखूंगा, और एरिया के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो एरिया ऊपर वाले की साइड जो है 1 वाले का होगा और नीचे वाली साइड 2 वाले का होगा। तो इस तरह से जो है कंपेयर आप कर सकते हो। To have the maximum power output, internal resistance of the supply must be, for maximum power R is equals to R। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो लोड रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए, तभी जो है पावर मैक्सिमम आता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल करंट सोर्स इज, आइडियल करंट सोर्स की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो 0 होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है आइडियल सोर्स डोंट काज ड्रॉप ऑफ वोल्टेज, क्योंकि उसके अंदर कोई ड्रॉपिंग वगैरह नहीं होती है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता उसके अंदर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 1 एम्पियर करंट में, तो Q इज इक्वल्स टू एन ई, और Q अपॉन टी कितना होता है करंट। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, I इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी, और एम्पियर यहाँ पर रखोगे 1, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं, तो क्या करोगे आप, ये नंबर ऑफ टाइम जो है यहाँ पर कितना होगा 1, क्योंकि एम्पियर किसके इक्वल होता है कूलम पर सेकंड के। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा 1 अपॉन, यहाँ पर एक सेकेंड, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी, ये इसका यूनिट क्या है एम्पियर, ठीक है, यहाँ पर आपने 1 रखा, ये टाइम की वैल्यू इसकी भी 1 है क्योंकि पर सेकेंड ही आपको निकालने हैं। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड करने हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ ई, जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आकर डिवाइड करेगा, तो 1 अपॉन ई जब आप करोगे तो ये आपको मिलेगा 0.625 इंटू 10 पावर जो है मेरे ख्याल से ये मिलेगा 19। फिर इसको आप जो है राइट की तरफ शिफ्ट करोगे या इस तरह से कुछ मिलेगा, तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कितना मिलेगा, लेकिन जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू सॉल्व करोगे तो आपको ये 6.25 इंटू 10 पावर 18 मिलेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से 0.625 इंटू 10 पावर 19 आता है, फिर इस एक पॉइंट को हम राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो फिर ये जो है 18 बन जाता है मेरे अंदाजे मुताबिक, बाकी आपको खुद कंफर्म कर लेना। बाकी दिस इज़ दी राइट आंसर, ये जो है करेक्ट आंसर है, और सबको ऑलमोस्ट याद होता है, मुझे भी याद होता है 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स एक एम्पियर चार्ज में होते हैं, और दूसरा जो है एक अपना कूलम चार्ज जो है वो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 के इक्वल होती है जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ऑल मेटल
इज मोस्टली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ अफेक्ट होती है, ये आप सबको पता है। A wire of resistance 3 ohm is cut into 3 pieces which are joined to form a triangle. Equivalent resistance is, अब एक वायर है, इसको 3 पार्ट्स में कट कर लिया, वायर को 3 पार्ट्स में कट कर लिया, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी R/3, इसकी भी कितनी हो जाएगी R/3, और इसके बाद इसकी भी कितनी हो जाएगी R/3। अब इसको हमने क्या कर दिया, एक ट्राइंगल बना दिया। अब ट्राइंगल जो है किसी ना किसी सोर्स के साथ अटैच होगा इस तरह से। तो ये जो है दोनों रेजिस्टेंस किस में है अटैच, सीरीज में, और ये जो है इसके साथ पैरेलल है। तो ये जो हैं दो सीरीज वाली, इनको R/3 को ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2R/3। तो ये 2R/3 मिला। अच्छा, तो आपसे ये क्या पूछा गया, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर्स, तो किसी भी दो कॉर्नर्स के दरमियान जो है आपको रेजिस्टेंस बतानी है। इक्विवेलेंट कैसे, पूरे की नहीं बतानी, सिर्फ दो जो है कॉर्नर्स की बतानी है, या इसकी बताओ, या इसकी बताओ, आपकी मर्जी है। ठीक है, इस तरह से अगर होगा तो अगर यहाँ दोनों की फाइंड करोगे तो उसमें ये दो रेजिस्टर आ जाएंगे। अगर इसकी और इसकी बताओगे, सॉरी एक सेकंड, अगर इस तरह से लिखा होगा, अगर यहाँ पर दो कॉर्नर्स की देखोगे तो यहाँ पर एक ये आ जाएगा, दूसरा ये, तो आपको जो है 2/3R ये जो है रेजिस्टेंस मिल गई। विच ऑफ दी विच सबस्टेंस विल कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन दी सॉलिड स्टेट, कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक करंट को सॉलिड स्टेट में, विच सब्सटेंस विल कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट इन सॉलिड स्टेट। अच्छा, ये मुझसे किसी ने व्हाट्सएप पर भी पूछा था, तो इसका उनको मैंने आंसर किया था कि सॉलिड स्टेट में सोडियम क्लोराइड, तो मुझे इतना कंफर्म है कि ये मोल्टेन फॉर्म में जो है करंट कैरी करता है। ग्रेफाइट जो है ना, इनकी जो लेयर्स होती हैं ये हॉरिजॉन्टल होती है ग्रेफाइट की, तो ये पैरेलल टू द प्लेन जो है कंडक्ट करता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंडक्ट नहीं करता। और ग्रेफाइट जो है ये आपको पता है डायमंड भी नहीं करेगा, क्योंकि डायमंड जो है मोल्टेन फॉर्म में कंडक्ट करेगा। तो सोडियम क्लोराइड का मुझे तो कंफर्म नहीं है, बाकी सर ने की बनाई है तो सर से आप कंफर्म कर लो, सर भी मुझे ही भेजते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ग्रेफाइट का मैंने पढ़ा है, बाकी जो है अगर किसी बुक वगैरह में लिखा हुआ है तो आप वहाँ से कंफर्म कर लेना, बाकी आपको पता है भाई, एमडी किट आपको देना है, आप ही एमडी किट वाले बच्चे हो, हमने तो जान छुड़ा ली अपनी। इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, किसके फ्लो की वजह से होता है, नेगेटिव चार्जेस की वजह से होता है। इन ओम्स लॉ विच फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तभी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है, तभी जो है ग्राफ वगैरह हमें लीनियर मिलते हैं वी और आई के दरमियान। ओम्स लॉ एक्सप्लेन्स बिहेवियर ऑफ करंट अंडर दी कांस्टेंट, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट सपोज किया जाता है तभी जो है आई वी के साथ प्रोपोर्शनल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, अब ये जो बुक से जो है उठाया क्वेश्चन है, जो टेबल बनी हुई है जिसमें रेजिस्टिविटी वगैरह लिखी हुई है। 3 कॉपर वायर्स है फॉलोइंग डायमेंशंस, 3 कॉपर वायर हैं जिसमें लेंथ एक की 50 है और एरिया 2 है, 151 और जो है 75 3 सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा किसकी है, रेजिस्टेंस उसकी सबसे ज़्यादा होगी जिसका L/A का रेशो ज़्यादा है, यहाँ पर जो नंबर आए वो ज़्यादा है, तो ये 50/2 करोगे तो कितना आएगा 25, और यहाँ पर करोगे तो ये आ रहा है 150, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये देखो, ठीक है। और तीसरा क्या है सेंटीमीटर, तो यहाँ पर एरिया के हिसाब से अगर देखोगे और बाकी इनको सॉल्व करोगे एरिया में कन्वर्ट वगैरह करके, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो वायर ए जो है ज़्यादा मिलेगा की के हिसाब से। बाकी आपको वे पता है कि किस तरह से निकालना है, पिछला एक क्वेश्चन हमने किया है, बाकी खुद से आप कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 100 वाट बल्ब इन 10 आवर्स, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी का ये पावर है आपका, और टाइम आपसे एनर्जी पूछी गई है, तो पावर को आप टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे, 100 वाट है और टाइम कितना है आवर्स, आवर्स आपको कितने गिवन है 10 आवर्स, तो इसको ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 1000 आवर्स। तो अगर 1000 सॉरी आवर्स नहीं बल्कि 1000 वाट आवर्स, तो अगर 1000 को मैं किलो लिखूं तो 1 किलो
वाट आवर, ये आपका जो है ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब आई नो कि ये जो वीडियो है थोड़ी स्पीडली हो गई, और जो है अब ये स्पीडली क्यों हुई, क्योंकि इसके साथ सॉल्यूशंस अटैच थे। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं हैं तो आप जो है थोड़े से कॉन्सेप्ट्स अच्छे करो। मेरी ये जो है 3-4 वीडियोस बनी हुई हैं इसी चैप्टर की, जिसमें मैंने प्रैक्टिस भी करवाई हुई है। रेजिस्टेंस ऑल कॉन्सेप्ट्स के नाम से एक वीडियो है मेरी, जिसमें रेजिस्टेंस पर जिस भी तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये ट्राइंगल वाले ये सारे उसमें मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो वर्कशीट्स अगर आप देखते हो मेरी, तो मस्ट गो थ्रू अदर वीडियोस, उसमें जो है लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस की जो है वीडियोस वो मैंने उसके साथ अटैच की हुई हैं। हालांकि उनमें इश्यूज़ वगैरह था थोड़ा बहुत माइक का और ये बाकी चीज़ें, लेकिन फिर भी जो है मैंने उनको रिकॉर्ड वगैरह करके और किसी तरह से अपलोड की हुई हैं, ताकि जो है आपका फ़ायदा हो। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।